Hello my future doctors, this side Biowali ma'am Amisha Saraswat, and today we are going to start the human physiology का second chapter that is neural control and coordination. हमने human physiology start कर दी है और इससे पहले हमने कुछ important chapters भी cover up किए जैसे body fluids and circulation, breathing and exchange of gases वगैरह. तो आज हम अपनी body का सबसे important part पढ़ने वाले हैं that is neural control and coordination. तो basically इस chapter को सेकेंड दो हाफ में मैंने बांटा हुआ है. फर्स्ट हाफ में वी विल स्टडी अबाउट द न्यूरॉन्स एंड इन सेकेंड हाफ वी विल स्टडी इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, तो सारे पार्ट्स को हम डिटेल में कवर अप करेंगे. मुझे पता है बच्चों को यहाँ पे कहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है न्यूरल का जो सिग्नल कंडक्शन पाथवे होता है उसमें. तो बस तुम एकदम से डेडिकेटेड तरीके से बैठ जाओ, हाथ में नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ और सारा चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज न्यूरॉन से. न्यूरॉन का हमें एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके पार्ट्स है और कैसे कैसे ये फंक्शन करता है. सो वी आर गोइंग टू मेक द डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन. एंगल सही नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा बनाती हूँ, रुक जाओ. ये न्यूरॉन का कुछ डायग्राम तुमने अपनी 10th क्लास में भी बनाया होगा, तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही मिलता जुलता और थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है. दिस इज द न्यूक्लियस. क्या बना रही हो मेरे बच्चों, तुम्हें पता होगा ना. दीज आर द मैलिन शीट. ठीक है, मैलिन शीट बनाने के लिए वी नीड सम सेल्स. लाइक दिस. इसके बाद यहाँ पर हाँ जी, तो ये हमारा न्यूरॉन का एक रफ डायग्राम तुम्हारे सामने तैयार है. अब बारी आती है इसकी लेबलिंग करने की. तो सबसे पहले न्यूरॉन में ये जो छोटे छोटे एक्सटेंशंस है दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. क्या होते हैं ये? डेंड्राइट्स. अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बताऊं तो एनसीईआरटी में बोला हुआ है न्यूरॉन्स का काम है सिग्नल को रिसीव करना, डिटेक्ट करना एंड ट्रांसमिट करना. क्या क्या फंक्शन है न्यूरॉन्स के? न्यूरॉन्स रिसीव, डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट्स द सिग्नल. ठीक है, तीन फंक्शंस है हमारे न्यूरॉन्स की. तो जो हमारा डेंड्राइट्स वाला पोर्शन होता है, डेंड्राइट्स ही काफ़ी जगह पे मॉडिफाई होकर रिसेप्टर बन जाता है. रिसेप्टर बनेगा तो वो पहचान पाएगा कि सिग्नल किस तरीके का है. मैं तुम्हें मार रही हूँ तो मैं प्यार से मार रही हूँ या फिर गुस्से से मार रही हूँ, वो सारी चीज़ें समझ जाता है. तो अगर मैं इन तीनों फंक्शनिंग्स को बांटूँ तो हम बोल सकते हैं कि डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को रिसीव करके उसको डिटेक्ट भी करना. ठीक है, सो डेंड्राइट्स हेल्प इन रिसीविंग एंड डिटेक्टिंग. यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं. स्टिमुलस आया समझ में? इसके बाद डेंड्राइट सिग्नल भेजता है इस पोर्शन को. दिस इज कॉल्ड एज द साइटोन या फिर सेल बॉडी. साइटोन या फिर सेल बॉडी. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस. यहाँ पर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. डेंड्राइट्स तक चले जाते हैं दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स. ये कुछ नहीं है, दीज आर निजल्स ग्रेन्यूल्स. निजल्स
ग्रैन्यूल्स। निजल्स ग्रैन्यूल्स का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाने का। इसमें रिलेटेड मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे ना, तो पूछा जाता है कि निजल ग्रैन्यूल एक्चुअली में है क्या। तो ऑप्शन कभी कभी बोलता है कि ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एमआरएनए है, राइबोसोम। मोस्टली ऑप्शन इन तीन के अराउंड घूमते हैं और ये तीनों कॉम्बिनेशन में दिए होते हैं। तो तुम्हें देखना है, जैसे अगर वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो कि राइबोसोम एंड एसईआर तो गलत हो जाएगा, अगर लिखा हो आरईआर एंड राइबोसोम तो सही हो जाएगा, आरईआर एंड एमआरएनए तो भी सही हो जाएगा। तुम्हें उन ऑप्शंस पर फोकस करना है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे सामने वो तीनों पॉसिबिलिटीज लिख रही हूँ कि क्या क्या कॉम्बिनेशन में आ सकता है। एमआरएनए, राइबोसोम या फिर आरईआर। यहां से कोई भी तीन वर्ड में से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो तुम्हें टिक करना है हाँ भाई यही निजल ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। इसके बाद दिस पार्ट इज, ये पूरी एक्सोन है। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, एक्सोन की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलीमा, और एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। सो एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोलीमा इज अ पार्ट ऑफ एक्सोन, है ना। एक्सोन के पार्ट्स हैं ये, वो साइटोप्लाज्म है और ये वाली मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये येलो कलर के जो शीट्स हैं, दीज आर द माइलिन शीट, माइलिन शीट, ठीक है। लिपिड्स की बनी होती है, मॉडिफाइड लिपिड्स की बनी होती है ये, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें थोड़ा बहुत। स्फिंगोमाइलिन तुम बायोमोलिक्यूल्स में अगर नाम सुने होंगे। तो ये माइलिन शीट का काम क्या है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं दीज आर लाइक द इलेक्ट्रिक वायर्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक वायर में हो जाता है कि सिग्नल यहाँ से वहाँ चला जाए, तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज है कि एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को बाईपास कर जाए। तो इस चीज़ को इंसुलेट करने के लिए यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। माइलिन शीट का काम क्या हो जाएगा, इंसुलेशन। अब माइलिन शीट को बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है इनको हम बोलते हैं श्वान सेल। ये 2D डायग्राम है, तुम्हें 3D में इमेजिन करना है। ये हमारी एक्सोन, और इस एक्सोन को ऐसे सराउंड करके रखा हुआ है माइलिन शीट ने, है ना। तो जब तुम इसको कहीं से भी काटोगे तो बीच में एक्सोन देखेगी, इधर माइलिन शीट, उधर माइलिन शीट। अब ये पूरा जो 3D स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स। क्या है श्वान सेल्स का काम, फॉर्म माइलिन शीट। समझ में आया। अब बीच बीच में तुम्हें ऐसे रीजन्स भी दिख रहे हैं जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट है। उन अनमाइलिनेटेड रीजन्स को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। सो लेट मी, कहाँ लिखूं मैं, जगह ही नहीं बची, यहां लिख देती हूँ। दीज आर नोड ऑफ रणवीर कपूर नहीं है, दीज आर नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। ओके, अब बारी आती है इसके लास्ट वाले पोर्शन की। ये वाला पोर्शन एक्सोन टर्मिनल है। अब एक्सोन टर्मिनल में दिस पोर्शन इज योर साइनेप्टिक नोब, एंड पोर्शन, ठीक है। साइनेप्टिक नोब के अंदर ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बच्चों केमिकल्स फिल्ड रहते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर छोटे छोटे केमिकल्स फिल्ड रहते हैं जिनका काम है एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ले जाना। दीज केमिकल्स सिंस दे हेल्प्स इन ट्रांसमिशन, तो इनको हम नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। दीज आर योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नाम तोड़ो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का, द वन दैट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग समथिंग। तो ये क्या ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल को। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो सिग्नल आगे भेजेगा, और इनहिबिटरी वो होगा जो सिग्नल को आगे नहीं भेजेगा, ठीक है। मैं साइनेप्स वाले पोर्शन में बता दूंगी। अभी मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट समझ में आया। हाँ, अगर मैं इसमें ट्रांसमिट वाला फंक्शन दूं तो ट्रांसमिट वाला फंक्शन एक्सोन को हो जाएगा, क्योंकि एक्सोन ट्रांसमिट कराता है हमारे सिग्नल को, ठीक है। तो खास बात क्या है, डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया, सिग्नल भेजा साइटोन को, साइटोन ने भेजा एक्सोन को, और फिर एक्सोन के साइनेप्टिक नोड में सिग्नल चला जाएगा फॉर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। वहां तक सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करेंगे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड साइनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ साइनेप्टिक नोड। बात समझ में आई। बहुत बेसिक चीजें तुम्हें पता ही होगा पहले से ही, है ना। अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट पढ़ने की, which is your types of neurons। पढ़ने जा रहे हैं हम types of न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स के टाइप्स बहुत बेसिस पे, बहुत सारे बेसिस पे कि माइलिन शीट प्रेजेंट है नहीं है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ
फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट है या नहीं है उस बेसिस पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके दो टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड सेकेंड इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसमें माइलिन शीट होगी, इसमें माइलिन शीट नहीं होगी। तो एक बार फटाफट से इसका रफ डायग्राम बना देती हूँ। अब डेंड्राइट्स को मारो गोली, अब माइलिन शीट पर फोकस करते हैं। ये ऐसी होगी, इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट है, ठीक है। और इस वाले न्यूरॉन में बच्चों माइलिन शीट एब्सेंट है। अब तुम ऐसे समझो, एक तरफ तुम ऐसे आराम आराम से चल चल के जा रहे हो, है ना, एक तरफ तुम ऐसे उछल उछल के जा रहे हो, बहुत लंबी लंबी जंप मार रहे हो, तो किस में जल्दी पहुंचोगे? हाँ, एकदम कछुए की चाल से जल्दी पहुंचोगे या फिर जंप कर करके जल्दी पहुंचोगे? जंप कर करके जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सिग्नल ऐसे जंप कर करके जाता है, जंप कर करके, और यहाँ पे सिग्नल आराम से वॉक कर करके जाता है। तो जो वॉक करते हैं वो टॉक नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वॉक करने की वजह से ये क्या होता है, स्लो ट्रांसमिशन, स्लोअर स्पीड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। और यहाँ पर फास्टर स्पीड होती है। और ये जो जंप कर करके जा रहा है, इस टाइप के सिग्नल कंडक्शन को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। दिस इज सॉल्टेटरी कंडक्शन, जहाँ पे जंप कर करके हम जाते हैं, ठीक है। अब सोचो, मान लो ये हमारी एक जोन है, अगर मैं इसके ऊपर कंप्लीटली माइलिन शीट लगा दूं, कंप्लीटली कहीं से भी नोड ऑफ एन एनवीयर नहीं छोड़ूंगी, तो क्या फर्क पड़ेगा सिग्नल ट्रांसमिशन की स्पीड पे? बढ़ेगी, घटेगी, जीरो हो जाएगी, क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैंने एक जोन को कंप्लीटली सराउंड कर दिया माइलिन शीट से, तो इसके सिग्नल कंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? जिन लोगों को लग रहा है कि स्पीड बढ़ जाएगी, तो बच्चों स्पीड नहीं बढ़ेगी। जिन लोगों को लग रहा है कि स्पीड नहीं बढ़ेगी, वो उनको मुबारक हो, स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माइलिन शीट इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। अगर तुमने सब जगह माइलिन शीट लगा दी, तो जो हमारा सिग्नल है, देखो तुम्हारे को अगर पता हो, थोड़ा सा आइडिया तो होगा ना, रिवीजन क्लास चल रही है, तुम्हारा कोर्स तो हो ही गया होगा कि आयंस का मूवमेंट होता है एक्सोप्लाज्म से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ। तो उसके लिए तुम्हें एक्सोलीमा खाली चाहिए, अनकवर्ड चाहिए। अगर तुम्हें माइलिन शीट लगा दी, तो फिर कैसे सिग्नल ट्रांसमिशन होगा? नहीं आया समझ में? तो बस वेट कर लो, अभी हम न्यूरल कंट्रोल में जो सिग्नल ट्रांसमिशन वाला टॉपिक है वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं दोबारा से इस पॉइंट को उठाऊंगी, ठीक है। ये समझ में आया? किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप इरेज हो जाइए, आप चुप हो जाइए, अब आप डेड बॉडी है, सो जाओ। ये गया, आप भी गए, और ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, क्या फायदा है कॉपी करने का, ये भी जाना है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, सॉरी माइलिन शीट नहीं, क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से कितने एक्सटेंशन निकल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सटेंशंस फ्रॉम साइटोन। तो यहाँ पे बच्चों 3 टाइप्स होते हैं, वी हैव 3 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले वी हैव यूनिपोलर न्यूरॉन, then we have bipolar neuron, then we have मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये 3 टाइप्स की न्यूरॉन्स होती हैं कि साइटोन से कितने एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। तो यूनिपोलर न्यूरॉन कैसे दिखेगी? ये साइटोन है, इससे एक ही एक्सटेंशन निकल रहा है, ये एक्सटेंशन आगे जाके बाइफर्केट कर सकती है, वो कोई बात नहीं है। बाइपोलर न्यूरॉन इज लाइक अ बीन, ऐसे
यहाँ से ऐसे 2 एक्सटेंशंस निकल रही हैं, और मल्टीपोलर न्यूरॉन तो ये बहुत सारे हैं। यहाँ से बहुत सारी एक्सटेंशंस निकल रही है, ठीक है। तो हम लास्ट वाली कैटेगरी से तो अवेयर है ही, क्योंकि हम न्यूरॉन में हमेशा इसी को पढ़ते हैं। तो ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती है। बाइपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल है बच्चों रेटिना, ठीक है। एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बट तुम्हें पता है मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होती हैं वो कैसी होती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। समझ में आया। तीसरा पढ़ते हैं टाइप। तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हाँ, टाटा बाय बाय, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तीसरा टाइप है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के बेसिस पे। इट इज द थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शंस के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स की न्यूरॉन्स होती है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले या फिर इंटरन्यूरॉन, एंड वी हैव मोटर न्यूरॉन। बहुत सिंपल है, 10th क्लास में जो पढ़े थे वही बात है। अब देखो यहाँ पे ना सिंपल सा एक मैकेनिज्म समझो। मान लो कल को हमारे हाथ पे मच्छर काट जाए, या फिर गरम चाय के कप पे हमारे ऐसे हाथ चला जाए, तो सिग्नल कैसे जाएगा उस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। बिल्कुल ये हाथ, ये गर्दन, ये इंसान का ऊपर वाला पार्ट, आहा क्या बात है, इस टाइप से, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंसान के दिमाग से, और ये नीचे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बॉडी के। अब यहाँ पे मान लो इस इंसान को काट लिया मच्छर ने, है ना। मच्छर ने काटा इसकी स्किन को। अब यहाँ पे क्या है, इसकी स्किन के नीचे प्रेजेंट है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन गई, हो सकता है किसी और न्यूरॉन से साइनेप्स बना ले, है ना। ये न्यूरॉन गई, ये गई ऐसे दिमाग पे, ठीक है। अब मान लो ब्रेन में एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है, अब मच्छर ने काटा, या तो तुम हाथ हटा सकते हो या फिर दूसरे हाथ से ऐसे मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी की मेंटालिटी कैसी है, ठीक है, उस हिसाब से। तो मैं मान के चल रही हूँ कि इसको ये हाथ ही हटाना है अपने हाथ के, हटो भाई हटो, इस टाइप से। तो यहाँ से एक न्यूरॉन आएगी, और वो न्यूरॉन भी इसी हाथ को सिग्नल पहुंचाएगी। लेकिन रुको, कहानी में ट्विस्ट डालते हैं, कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे नीचे मसल भी है, ठीक है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ये फ़र्क पड़ा कि न्यूरॉन आई और ये न्यूरॉन सिग्नल दी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ को हटाओ, ठीक है। इस तरीके से फंक्शनिंग चल रही है। या फिर ये न्यूरॉन इस हाथ के मसल इस हाथ पे भी जा सकती है, ये जो हाथ है ना ये, और ये हाथ तैयार हो जाएगा। अरे बाप रे क्या हाथ बनाया है, एक इतना बड़ा हाथ के हटाओ इसको ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन यहां भी जा सकती है, एक और न्यूरॉन बना लो यहाँ पे भी जा सकती है। जाएंगे तो हर जगह, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। मच्छर काटने का जो सिग्नल दिमाग तक लेके जा रही है वो न्यूरॉन है हमारी सेंसरी न्यूरॉन, और क्या करना है जो ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि ये करो, उसको उस न्यूरॉन को जो सिग्नल लेके जा रही है उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में तो तुम्हें न्यूरॉन दिख रही है, दैट इज द रिले न्यूरॉन। स्कूल में रिले रेस करी है, जहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हाथ में ऐसे लेके भागते हैं, भागो भागो भागो, फिर उसको पकड़ाते हैं, फिर वो लेके भागता है, फिर वो ऐसे ऐसे पासिंग जो खेलते हैं, वही वाला केस है। तो रिले न्यूरॉन इधर से सेंसरी न्यूरॉन का सिग्नल लेती है, और ये सिग्नल किसको दे देती है, मोटर न्यूरॉन को, कि ये करो, इस टाइप से, ठीक है।
अब यहाँ पे दो टर्म्स और आते हैं, इफेक्टर और रिसेप्टर। रिसेप्टर जिसने सिग्नल को रिसीव किया एंड दैट इज ऑब्वियसली अवर सेंस ऑर्गन्स या फिर रिसेप्टर्स, और इफेक्टर स्किन। यहाँ पे इफेक्टर नहीं होगी क्योंकि स्किन थोड़ा ना मूव कर रही है, मूव कौन करा रहा है उसको, मसल्स। तो कोई भी बॉडी के मसल्स हैं या बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सारे इफेक्टर ऑर्गन्स हो जाएंगी। नहीं, इस डायग्राम से हमें क्या क्या समझ में आया? हमें समझ में आया सबसे पहले रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, हमारी स्किन। वैसे और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, हमारी स्किन है, बॉडी के कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस यानी कि सिग्नल, बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो का काटना सिग्नल हुआ, है ना। इसके बाद ये जो ग्रीन वाली न्यूरॉन्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके बाद ये जो ऑरेंज वाली न्यूरॉन है, ये क्या है, हमारी रिले न्यूरॉन। पिंक वाली न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन। और ये मसल क्या है, हमारी इफेक्टर। इफेक्टर जो इफेक्ट करेगी, और इफेक्टर में एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं, एग्जांपल इंक्लूड्स मसल्स, ग्लैंड्स, बॉडी ऑर्गन्स, ये सारे पार्ट हमारे फैक्टर में आ सकते हैं। बोलो समझ में आया कैसे चल रहा है सारा कुछ कार्यक्रम हमारी बॉडी का? क्लियर है? तो बस अब बात ही खत्म है, बात खत्म है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, सिग्नल, सेंस सिग्नल, अंग्रेजी भी साथ छोड़ रही है, सेंस सिग्नल टू सीएनएस। सीएनएस को सिग्नल भेजने का काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है, ट्रांसफर्स सिग्नल फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन क्या होती है, जो सीएनएस का सिग्नल अफेक्टेड ऑर्गन के पास लेके जाती है, ठीक है। सेंस सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। आया समझ में? आ गया? बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात है। ये हो गया, हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ लिए, 1 2 3। इसको मैं 2 नाम दे देती हूँ, बाद में तुम कहोगे क्या है, दिस इज 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करती। अभी मैं रिसेंट स्टडी तुम्हें बताऊं तो उसमें स्टडी में पता चला हुआ है कि हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट के न्यूरॉन्स डिवाइड कर लेती है। वो एक रिसर्च का टॉपिक है, बहुत रिसेंट है, वो चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करती है। तो अगर न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करती हैं तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? क्योंकि ट्यूमर कराने के लिए यू रिक्वायर अ न्यूक्लिएटेड सेल दैट अंडरगोस डिविजन। तो अगर डिवीजन नहीं हो रहा तो कैंसर कैसे होगा, ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? सोचो और आंसर दो। है कोई आंसर? बताओ, अगर आंसर है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, तुम्हारे आंसर को पिन कर दूंगी ताकि सबको पता चले कि बच्चे कितने होशियार हैं। है आंसर, है आंसर, है आंसर? चलो ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ। हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में, अपार्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स वी हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। ऐसे समझो जैसे ना तुम फेविकॉल की डिब्बी है, उसमें फेविकॉल है और उसमें तुमने बीड्स डाल दी है, मोती डाल दी है। सेम केस हमारे ब्रेन के साथ है। ब्रेन में क्या है, मान लो ये जो फेविकॉल है वो हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं और इसमें जो तुमने मोती डाली है वो तुम्हारी न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स दोनों मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो न्यूरॉन्स तो डिवाइड नहीं कर सकते, जो डिवाइड करते हैं वो होते हैं हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स, और न्यूरोग्लियल सेल्स की वजह से ही ब्रेन ट्यूमर होता है, ना कि न्यूरॉन्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स, जिनको हम ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये?
बेसिकली 50% पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का यही सेल्स बनाते हैं और कनेक्शन करके रखते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि वो सीएनएस में है या फिर पीएनएस में है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 10th क्लास की भाई भूली बिछड़ी आदत तो मैं याद होंगी, है ना। तो यहाँ पे हमें दोनों कैटेगरीज पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सीएनएस, ठीक है, और फिर इन पीएनएस। तो पीएनएस में तो हमारे पास एक ही है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पीएनएस का चुटकू सा, सीएनएस में पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं, यहाँ तक का पूरा पार्ट सीएनएस का। चलो, अब इसमें जो सबसे पहला सेल है बच्चों वो है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोलॉजी सुनी है, एस्टेरियस स्टारफिश, एस्ट्रो मतलब होता है स्टार। तो एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं जिनका काम है फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे ब्लड वेसल्स को तुम ब्रेन के अंदर डाल दो। मान लो किसी इंसान ने कोई टॉक्सिक चीज खा ली जो डिटॉक्सिफिकेशन हुए बिना ही उसके ब्रेन के पास चली जाए, तो इंसान की तो डेथ हो जानी है, या फिर हो सकता है कि बॉडी ऑर्गन्स को हार्म पहुंचे। इसलिए वहाँ पे सेलेक्टिवली चीज़ों को पिकअप किया जाता है और ब्रेन को दिया जाता है। एक बैरियर होता है, जैसे तुम चले जाओ किसी बॉर्डर पे जहाँ पे सेना होती है तो वहाँ पे बहुत खास ख्याल रखा जाता है ना, ऐसे ही खास ख्याल हमारे ब्रेन के लिए रखा जाता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम कौन करते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट परस्पेक्टिव ऑल्सो। दीज आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखो, अब तुमसे अगर कोई पूछे, तुम 10th क्लास की नॉलेज लेके घूम रहे हो, तो तुमसे कोई पूछे मालिन शीट कौन बनाता है, तो तुम एकदम हाथ खड़ा करके बोल दोगे भाई श्वान सेल। लेकिन ऐसा नहीं है। 11th क्लास में तुम्हें नई चीज सीखने को मिल रही है। मालिन शीट बनाने का काम सीएनएस में कोई और संभालता है, पीएनएस में कोई और संभालता है। सीएनएस में मालिन शीट बनाने का काम करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड पीएनएस में मालिन शीट बनाने का काम करते हैं श्वान सेल्स। इस बात को भेजे में घुसा लो, समझ में आया? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स? फॉर्म्स myelin sheath in central nervous system, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर? ठीक है। यहीं से मैं पीएनएस वाले सेल का भी नाम लिख देती हूँ, एक ही सेल पढ़ना है, विच इज द श्वान सेल। क्या है श्वान सेल्स का काम? फॉर्म्स myelin sheath इन पीएनएस। ये पीएनएस में बनाता है, ये सीएनएस में बनाता है, ठीक है। अब थर्ड वाला जो सेल है उसका नाम है बच्चों माइक्रोग्लियल सेल्स। चलो एक और बात सुनो, जैसे हमने ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स एक टाइप पढ़ी थी, लार्जेस्ट हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, अगर ये ब्लड में घूम रहे हैं तो उनको मोनोसाइट्स बोलते हैं। अगर ये किसी टिश्यू में जाके उसी टिश्यू के रेजिडेंट बन जाते हैं, वहाँ का डोमिसाइल इनको मिल जाता है कि तुम इसी ऑर्गन में रहकर इसी की लोकल इम्यूनिटी बूस्टअप करोगे, तो उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब ये मैक्रोफेजेस के अलग अलग नाम है, लिवर में कफर सेल्स, एल्विलाई में डस्ट सेल्स, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स। तो माइक्रोग्लियल सेल्स क्या है? मैक्रोफेजेस इन द ब्रेन, जिनका काम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस करना। तो ब्रेन में जो भी सेलुलर डेब्रिस बच जाती है या कोई भी फालतू की चीज़ है, फॉरेन पार्टिकल है, उन सबको हटाने का काम करते हैं हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो काम क्या है इनका? फैगोसाइटोसिस। बोलो, आया समझ में? नहीं आया? न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स, ये दे कैन अंडरगो डिविजन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। एंड ज्यादातर जो ट्यूमर होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स के होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एस्ट्रोसार्कोमा। एस्ट्रोसार्कोमा, हाँ, ठीक है। तो ये सेल्स है सीएनएस में एंड दिस सेल इज इन पीएनएस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
branches of nervous system. नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं. बेसिक सी बात है जो तुम पढ़ते आए हो. सबसे पहले इसके दो टाइप्स हैं. क्या क्या? अल्लाह 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 अल्लाह. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते, CNS. ठीक है. दूसरा क्या है हमारे पास? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो दो ही पार्ट्स आते हैं. क्या क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं एंड दीज आर सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. मतलब जैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो CPU होता है, ऐसे हमारे बॉडी का जो ब्रेन होता है वो CNS होता है. ठीक है. क्योंकि इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पहले तो क्या बात ही कर लेते हैं सीधा. इसमें दो टाइप्स आते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अरे 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 रुको 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 रुको. सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि SNS एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. हालांकि हमारी जो NCERT है उसमें एक और सिस्टम बनाया हुआ है. अरे क्या कर रहे हो आप? ऐसे नहीं करना है. उसमें बनाया हुआ है विसरल नर्वस सिस्टम. कहने की बात है, कंफ्यूज करने के लिए है. हालांकि विसरल नर्वस सिस्टम कुछ नहीं होता, हमारे ऑर्गन्स का नर्वस सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही आना चाहिए था. ठीक है. तो दिस इज ANS. कोई बात नहीं, NCERT की बात भी मान लेते हैं. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है. अब यहीं पे नहीं रुकी है NCERT में बोला है विसरल नर्वस सिस्टम के और पार्ट्स होते हैं, जैसे इट इंक्लूड्स गैंग्लियंस, ट्रैक्ट्स, फाइबर्स, प्लेक्सस. ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो क्या क्या आते हैं इसमें? इंक्लूड्स ट्रैक्ट्स, फाइबर्स, गैंग्लियंस, प्लेक्सस. मैम अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा कुछ नहीं आता. ये क्या है? ये क्या है? ये टर्म्स हमने तो नहीं सुने. मैं बताऊंगी, चिंता मत करो. अभी बस जितना मैं बोल रही हूँ उसको समझो. सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये नेचर में वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, जैसे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है. विसरल नर्वस सिस्टम भी इनवॉलेंट्री हो जाएगा. जैसे तुम्हें अगर पता हो तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक सेपरेट नर्वस सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे उस टाइप के स्ट्रक्चर्स की बात चली जा रही है, अदरवाइज ये और ये सेम ही है. ठीक है. पैरासिम्पैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं जो बार बार ना चाह के भी मेरी जुबान पे आ ही जा रहे हैं. दीज आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सुना सुना लग रहा है क्या? मैम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में था शायद, है ना?
बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब हमने हार्ट की फंक्शनिंग कंट्रोल की थी तो वहाँ पे हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के नाम पे जश्न बनाया था। तुम्हें इनके फंक्शंस को रटना नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। अगर ये किसी चीज़ को बढ़ाएगा तो ये उसी चीज़ को घटाएगा, ये बात तय है। जैसे सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है तो ये हार्ट रेट को घटाता है सॉरी, ये हमारे सलाइवेशन को घटाता है तो ये बढ़ाता है, तो बस वाइस वर्सा इनका रोल चलता रहता है। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं। नोट, क्या क्या नोट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात, एनसीईआरटी में लिखा गया है, मान लो ये श्वान सेल्स हैं, ठीक है, कि श्वान सेल्स माइलिन शीट बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि श्वान सेल्स माइलिनेटेड न्यूरॉन में ही मिलते हैं या फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में भी मिलते हैं। सोचो और मुझे जवाब दो, या तो एनसीईआरटी में देख लो। श्वान सेल्स आर फाउंड इन डैश, ऑप्शन 1 माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ऑप्शन 2 नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2, ऑप्शन 4 जय माता दी। बताओ। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है वो ये बात जानते हैं कि चाहे न्यूरॉन हमारी माइलिनेटेड हो चाहे न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड हो, श्वान सेल्स दोनों में ही मिलते हैं। ठीक है, सो नोट पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, श्वान सेल्स आर फाउंड इन बोथ माइलिनेटेड न्यूरॉन and unmyelinated neuron। ठीक है, इतना समझ में आया नोट पॉइंट 1। नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2 में मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ यूएसए। चलो भाई साहब यूएसए चलते हैं। क्यों चल रहे हैं यूएसए? क्योंकि नीट क्लियर करना है। यूएसए में क्या है, यू स्टैंड्स फॉर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। देखो मैं कुछ नहीं बोल रही, सब एनसीईआरटी बोल रही है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ मिलती हैं तुम्हारे सोमैटिक न्यूरॉन्स में एंड हमारे ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स में। सोमैटिक न्यूरॉन्स एंड ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स दोनों ही न्यूरॉन्स अनमाइलिनेटेड होती है, तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? चलो, तो हमने यहाँ तक न्यूरॉन्स की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कवर अप कर लिया है। अब बारी आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां पे बच्चों को अलर्ट होना पड़ेगा, एंड दैट टॉपिक इज, इतना बड़ा टॉपिक है ये, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसा टॉपिक है ये? खूंखार टॉपिक है ना, समझ में नहीं आता, दिक्कतें आती हैं, सारी चीजें समझ पाएंगी। अब बस फोकस करना, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर बेसिक बात समझा रही हूँ, ठीक है। वो बात क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज एक्सोप्लाज्म, ठीक है। एक्सोप्लाज्म के बाहर जो भी चीज है उसको हम बोलते हैं ईसीएफ। ये भी ईसीएफ, ये भी ईसीएफ। व्हाट इज ईसीएफ? ईसीएफ इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। भाई कहने को तो न्यूरोनिक सेल ही है ना, तो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। अभी बात और क्या है, बात ये है कि हमारी एक्सोलीमा पे तरह तरह के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है ये है हमारे ट्रांसपोर्टर्स। मैम जरा सा एग्जाम्पल देना, कैसे ट्रांसपोर्टर्स? लाइक एग्जाम्पल, पोटेशियम लीकी चैनल्स, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, एग्जाम्पल वोल्टेज क्रिएटेड पोटेशियम चैनल्स, वोल्टेज क्रिएटेड सोडियम चैनल्स, इस तरीके से, ठीक है।
अब हमारे एक्सोन के अंदर भी कुछ सेल्स, कुछ आयंस होंगे, एक्सोन के बाहर भी कुछ आयंस होंगे। तो इस बात को ना ढंग से सुन लो, हमेशा सेल के बाहर मोस्ट अबंडेंट केटायन जो होती है वो होती है हमारी सोडियम आयन, और मोस्ट अबंडेंट जो एनायन होती है वो होती है क्लोराइड आयन सेल के बाहर। और सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट आयन्स में केटायन होती है वो होती है हमारी पोटेशियम आयन, एंड मोस्ट अबंडेंट एनायन इज फॉस्फेट आयन। इट शुड बी मेमोराइज्ड फॉर एवर। ठीक है, समझ में आया? यही चीज़ हर जगह लागू होगी। अगर मैं बोल रही हूँ अबंडेंट केटायन सेल के अंदर पोटेशियम है, तो इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि सोडियम नहीं होगा। सोडियम होगा, बट उसकी रिलेटिव अबंडेंस एज कम्पेयर टू पोटेशियम विल बी लेसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से हम क्या बोलने जा रहे हैं? हम बोलने जा रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट केटायन क्या हो जाएगी? पोटेशियम। मतलब यहाँ पे एक्सोन में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं एनायन की बात करूँ तो यहाँ पे एनायन की फॉर्म में क्या होगा? फॉस्फेट आयन। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स या फिर अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन ये है तो इसका मतलब ये भी है कि रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ सोडियम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ क्लोराइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बस अबंडेंट में नहीं है। ऐसे ही सेल के बाहर मोस्ट अबंडेंट केटायन और एनायन की बात करूँ तो केटायन कौन सी है? सोडियम, और एनायन कौन सी है? तुम्हारी क्लोराइड। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे पोटेशियम नहीं है। पोटेशियम है लेकिन कम, फॉस्फेट है लेकिन कम। पहले बताओ, ये बेसिक सी बातें समझ में आई? ये बेस है तुम्हारे आगे के चैप्टर को समझने का। ठीक है, अब हमारे न्यूरॉन की डिफरेंट स्टेजेस होती है। एक तो वो न्यूरॉन जब बेचारी न्यूरॉन आराम से ऐसे बैठ के रेस्ट कर रही है, ठीक है, कि स्टिमुलस आएगा लेकिन स्टिमुलस आ ही नहीं रहा। एक वो जब एकदम से उसको होश आ जाता है, अरे स्टिमुलस आ गया, भागो 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 भागो, सिग्नल पहुंचाओ, वो वाली स्टेज। तो जब न्यूरॉन कुछ नहीं कर रही है, चिल मार रही है लाइफ में, तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग स्टेट। और जब वो एक्शन में आ गई तो उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। चलो, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्सोन आ गई। ज़्यादा बड़ा नहीं करें, छोटा सा करके रखते हैं। ठीक है, एक्सोन है, इसके सरफेस पर वी हैव बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे जो फोकस में हम वो वाला कर रहे हैं, फोकस्ड। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि जो पिंक वाले चैनल्स हैं, दीज आर पोटेशियम लीकी चैनल्स। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लीकी चैनल्स हैं तो यानी कि एक्टिव डिफ्यूजन होगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो लीकी नाम से पता चल रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो ये हेल्प करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब क्या होगा? पोटेशियम ज्यादा कहाँ पे है? अंदर। और पोटेशियम कम कहाँ पे है? बाहर। और बाहर ज्यादा क्या है? सोडियम। ठीक है, तो बस अब तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना, पोटेशियम को बाहर भेजो, पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक्सोन अंदर से कैसा होता जा रहा है? नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों हो रहा है नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर जा रहा है।
तो ये जो आयन का मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट एक्सोलेमा के अक्रॉस ही हो सकता है, इसलिए मैलन शीट अगर होगी पूरे में तो ये मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अंदर नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि पोटेशियम आयन बाहर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, और अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टर्स नहीं है। सो ये जो नेट चार्ज यहाँ पे बन जाता है, ये एक पोटेंशियल जनरेट करता है जिसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की लाइन बोलना चाहती हूँ। एनसीईआरटी में पहली लाइन बोली है, रेस्टिंग membrane is more permeable to पोटेशियम आयन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन बहुत परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, रीजन तुम्हारे सामने है क्योंकि इसके पास पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं। अब सोचो, अगर ये सारा पोटेशियम बाहर आने लग जाएगा तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि बाहर पोटेशियम ज्यादा हो जाए, अब पोटेशियम तो अंदर फ्लो करने लग जाएगा, तो रेस्ट की स्टेट तो डिस्टर्ब हो गई। तो उस स्टेप को मेंटेन करने के लिए, उस रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करने के लिए एक और चैनल्स होते हैं बच्चों, दीज आर एक्चुअली मेयोर पंप्स। लेट्स मेक इट विद व्हाइट कलर। We have certain pumps, ठीक है। पंप्स आ गई तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इस बार क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दीज आर सोडियम पोटेशियम पंप। क्या क्या काम कराती हैं ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये क्या कराएंगे, इनकी बात को ध्यान से समझना। चलो, बहुत ही शानदार। ये सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली एंटीपोर्टर्स हैं, तो दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराती है। तो कुछ चीज़ है जो अंदर जाती है और कोई चीज़ है जो बाहर जाती है, ठीक है। अब अंदर क्या जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है, वो ध्यान से सुनना। इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा ये पॉइंट, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करती है, नोकिया, NOKIA। नोकिया की फुल फॉर्म क्या है, नोकिया, N stands for sodium, O stands for out, K stands for potassium, I stands for in, and A stands for अमीशा मैम, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम बाहर भेजा जाता है, पोटेशियम अंदर भेजा जाता है। क्यों सोडियम बाहर भेजा जा रहा है, भाई सोडियम अंदर भी तो होगा ना, अबंडेंट नहीं है लेकिन है तो सही, और उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजोगे तो वो तो एक्टिव हो जाएगा। और पोटेशियम इन, यहाँ पे पोटेशियम जो बाहर भर गया था उसको वापस से अंदर भेजने का काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, नीट NEET में पूछा गया है कि कौन अंदर जाता है, कितना अमाउंट में जाता है। तुम अभी भी देखो, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं, तो अभी भी एक नेट बचता है ना हमारे पास, एक नेट नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करती है, उस पोटेंशियल को मेंटेन करके रखते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो हम फिर भी नेट चार्ज को नेगेटिव ही रखेंगे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जो नेट चार्ज होता है बच्चों, वो नेट चार्ज होता है हमारा कितना, इंपॉर्टेंट, very important, very, it is -70 millivolts। क्या है ये, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बोलो समझ में आया? एक बार इस चीज़ को खुद से देखो, फील करो क्या हो रहा है। पहले पोटेशियम बाहर जा रहा था क्योंकि एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, पोटेशियम बाहर जाता गया तो लीकेज होकर वो अंदर भी आ सकता है, तो उससे हमारा पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन कर रही है, सोडियम पोटेशियम पंप्स, जो कि 3 सोडियम को बाहर भेज रही है इन कितने बदले में, 2 पोटेशियम को अंदर भेजने के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से नेट चार्ज अभी भी हमारे पास नेगेटिव का बचता है अंदर की तरफ। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, -70 मिलीवोल्ट्स। आपको क्या हुआ, लाइन कैसे आ गई, आया समझ में? मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पोटेंशियल आता है उसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल। नाम से पता चल रहा है एक्शन करने के टाइम पे जो हमारा पोटेंशियल आ रहा है, मतलब ये वो स्टेट है जहाँ पे सिग्नल एक्चुअली में ट्रांसमिट आगे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं तुम्हें दो स्टेजेस बताती हूँ पैरेलली। ठीक है, एक ये स्टेज, एक ये स्टेज। अभी क्या हो रहा है हमारे पास? हमारे पास ये हो रहा है कि हमारा पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट है। भाई लीकी चैनल्स तो हमेशा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट है। पोटेशियम लीकी चैनल्स ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज पोटेशियम को बाहर भेजेंगे, लेकिन चार्ज में जो बैलेंस आएगा वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ ओवर पावर कर रही है दूसरी चीज़ को। जैसे नेगेटिव होगा अभी भी, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नए चैनल्स पिक्चर में आते हैं एंड दीज आर योर ये क्या है हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। देखो अगर इनका ये नाम पढ़ा है ना तो ये नाम भी कुछ सोच समझ के पढ़ा होगा, एवं ही कुछ नहीं होता। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का मतलब है कि ये चैनल्स ओपन होंगे विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन वोल्टेज, है ना। तो होता क्या है, हमें -70 मिली वोल्ट्स को क्रॉस करके पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, तो एक मिनिमम वैल्यू तो होनी चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि अगर वो हुई तो एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा। मान लो कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, किसी ने ऐसे टच कर दिया, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। क्यों? क्योंकि उसने उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं किया। अगर कोई सिग्नल हमें महसूस हो रहा है यानी कि वो सिग्नल अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है बच्चों, वो होती है -55 टू -60 मिली वोल्ट्स। तो जब ये पोटेंशियल एक्यूमुलेट हो जाएगा तब जाके तुम्हारे सोडियम चैनल्स ओपन अप होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लिख लो, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है, -55 टू -60 मिली वोल्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है बट इट्स ओके। ठीक है, अब जैसे ही ओपन होंगे, ओपन होने से क्या होगा, इनके नाम में ही छुपा हुआ है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब बाहर की तरफ जो हमारा सोडियम प्रेजेंट था हाई अबंडेंस में, सोडियम जो हाई अबंडेंस में प्रेजेंट था वो अब अंदर आने लगेगा। यहाँ से भी अंदर आएगा, यहाँ से भी अंदर आएगा, सब तरफ से अंदर आएगा। तो अभी तक क्या था, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अंदर का चार्ज था नेगेटिव। अब वही चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में। तो आवर इंटीरियर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, इंटीरियर विल बिकम हेलो पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले सब नेगेटिव था, अब तुम धीरे धीरे उसे पॉजिटिव करते जा रहे हो, ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव। ठीक है, पहले वाली जो स्टेज थी, ये वाली जो स्टेज है जहाँ पे अंदर नेगेटिव चार्ज है, इस स्टेज को हम नाम देते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। अरे क्या बोल रही हूँ, पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। क्या? जब अंदर नेगेटिव था। अब तुमने उसका उल्टा कर दिया, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड स्टेट, जब अंदर पॉजिटिवली चार्ज है। इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। आया समझ में, व्हाट इज डीपोलराइजेशन? इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, +30 मिली वोल्ट्स। इंपॉर्टेंट, इनपुट नहीं जा रहा है ना, कितनी वैल्यू होती है, +30 मिली वोल्ट्स। यानी कि तुमने -70 से, ये पोलराइज्ड स्टेट थी, तुमने -70 से कितना कर लिया, अब +30 अचीव कर लिया, डीपोलराइजेशन हो गया।
ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही ओपन होते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ा सा ऐसे टच किया, तुम पूरे दिन ही सोच रहे हो टच 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 हो गया, टच हो गया, टच हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो एक अलग चीज़ है, उस वे में मत ले जाना, वो एक अलग चीज़ है, वो मोशन से कनेक्टेड है। बट अगर किसी ने तुम्हारे मच्छर ने काटा तो पूरे दिन थोड़ा ना मच्छर काटने का दुख बनाओगे, नहीं ना। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए ओपन होते हैं और कुछ टाइम के बाद बंद हो जाते हैं, बहुत मिली सेकेंड्स में, है ना, 0.005 मिली सेकेंड्स में बंद हो जाते हैं। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद होंगे तो अब एक आएगी नए चैनल्स की एंट्री, नए चैनल्स बनाते हैं। मैं अगर ये वाले नए चैनल बना रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स नहीं है, बट अभी उनका काम नहीं चल रहा, ठीक है। अब ये जो नए चैनल्स हैं, दीज आर voltage gated sodium channels, these are voltage gated potassium channels, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि अभी तक तो भाई साहब लीकी चैनल से ही पोटेशियम जा रहा था, अब क्या होगा, इनसे भी पोटेशियम बाहर जाएगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से। तो क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। अब पोटेशियम बाहर जा रहा है तो अंदर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, ये बनने लगेगा नेगेटिव, और इसकी जो वैल्यू है वो रीस्टोर हो जाएगी -70 मिलीवोल्ट्स को। तो पहले तुमने पोलराइज्ड स्टेट को हटा दिया तो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन को वापस से रिस्टोर, सॉरी पोलराइज्ड स्टेट को वापस से रिस्टोर कर दिया तो रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, ठीक है, ऐसे कैसे रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन में जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, बट मान लो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुले ही रह गए, बंद ही नहीं हुए, तो ये क्या हो जाएगा, -70 से भी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इस स्टेज को हम नाम देते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। अगर ये नहीं रुका, ये कार्यक्रम नहीं रुका, तो इट इज फॉलोड बाय हाइपर पोलराइजेशन, जिसकी वैल्यू -90 मिलीवोल्ट से आगे तक भी चली जाती है। आया समझ में, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मैंने कि तुम्हें समझ में ना आए, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं तीनों स्टेजेस को कंपेयर करूं तो स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में नेगेटिवली चार्ज था, इसको हमने नाम दिया था रेस्टिंग पोटेंशियल, या फिर उससे भी बढ़िया वर्ड लिखिएगा पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर नेट चार्ज क्या है, -70 मिलीवोल्ट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन में अंदर की तरफ जो चार्ज होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, तो +30 मिलीवोल्ट्स। हेलो तो वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे ये सारा चार्ज प्लस में कन्वर्ट होने लग जाता है, प्लस 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 प्लस। तो अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो एक्सोन के अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई A to B, है ना, और एक्सोन के बाहर की तरफ करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B to A, क्योंकि अंदर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव हो जाना है, ठीक है, सीधी सी बात है। और ये हो जाएगी रीपोलराइजेशन, कितना, -70 मिलीवोल्ट। अगर रीपोलराइजेशन को काबू नहीं किया गया तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट तरीका इज बच्चों ग्राफ्स। एक ये ठीक है, मान लो ये है -70 मिलीवोल्ट्स, मान लो ये है -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है, और ये है +30,
अब ये मत देखना, मार्जिन वार्जिन मत देखना, अपनी मैथ्स मत लगाना, सिंपल सा मैं समझा रही हूँ उसे समझो। +30 मिली वोल्ट्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, -70, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इधर जाएगा, फिर वापस घटेगा 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 और कभी कभी और ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये वाला जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दिए है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट्स, ठीक है। इसके बाद ये +30 की जो वैल्यू अचीव हो रही है, ये वाली पूरी स्टेज क्या है, डीपोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन से तुम वापस -70 तक जा रहे हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन के बाद ये वाली जो स्टेज है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। बताओ बात समझ में आई? हाँ, ग्राफिकली भी तुमने इस चीज को रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब नर्व इम्पल्स कंडक्शन में तुम्हारा कोई डाउट हुआ होगा, बचा होगा। अगर फिर भी बचा है तो मैं बच्चों बार बार फिर से कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में डाउट्स देखना, मैं तुम्हें आंसर पक्का दूंगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट न्यूरल सिग्नल कंडक्शन। सिग्नल जिसको हम स्टिमुलस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोलते हैं, नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। हीरो वही है, आत्मा वही है, शरीर अलग अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइनेप्स। साइनेप्स की बात करते हैं। देखो, जब तुम अपने 10th क्लास में थे ना, तब तुमने साइनेप्स पढ़ा होगा। इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को साइनेप्स बोलते हैं। लेकिन अब चीज़ों को थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा, साइनेप्स गैप नहीं है, साइनेप्स जंक्शन है। साइनेप्स जंक्शन न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में भी हो सकता है, न्यूरॉन मसल के बीच में भी हो सकता है, न्यूरॉन और किसी ऑर्गन के बीच में भी हो सकता है। क्या बोलना चाह रहे हो मैम? देखो, आपकी मैम ये बोलना चाह रही है कि आपके पास मान लो ये न्यूरॉन है, ठीक है, और ये न्यूरॉन की साइनेप्टिक नोब्स हैं इस तरीके से। ऐसा लग रहा है पीपल का पेड़ है, कोई नहीं, समझना है हमें तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है, इट कैन मेक अ कनेक्शन विद another neuron, or it can make a connection with a muscle, skeletal muscle बना लेती हूँ, ठीक है, और it can make a connection with any organ, ठीक है, कहीं किसी के भी साथ कनेक्शन बना सकती है। तो बेसिकली ये जो तुम्हें जंक्शन दिख रहा है ना बच्चों, क्या दिख रहा है तुम्हें, ये जंक्शन, ये जंक्शन, ये क्या हो रहा है, ये जंक्शन, और ये जंक्शन, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये जो जंक्शंस हैं, ये जंक्शंस होते हैं बच्चों साइनेप्स। सो दीज आर साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर टिश्यूज या फिर सेल्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब साइनेप्स हैं। अब तुम्हें साइनेप्स के बीच में बच्चों एक गैप दिख रहा होगा, ऐसे गैप, ये गैप, ये गैप या ये गैप। ये जो गैप है ना बच्चों, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी कि बचपन में तुम जिसे साइनेप्स बोलते थे, वो एक्चुअली में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। जैसे रेलवे जंक्शन को रेलवे साइनेप्स बोल सकते हो, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है, टू रेलवेज के बीच की जो दूरी है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पहली बात बताओ, समझ में आई? आया कि नहीं आया?
आया ना, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि न्यूरॉन और मसल के बीच में अगर जब साइनेप्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना। मोटर यूनिट, मोटर एंड प्लेट जो हमने टर्म पढ़ा है लोकोमोशन में, वो है। तो अगर मैं अपने साइनेप्स की बात बताऊं बच्चों, तो साइनेप्स इज ऑफ टू टाइप्स, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस। Chemical synapse and electrical साइनेप्स, ठीक है। दो टाइप्स के हमारे पास साइनेप्सेस होते हैं। तो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, यहाँ पे दो न्यूरॉन्स या दो, हम यहाँ पे अब न्यूरॉन साइनेप्स की बात चल रही है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में यू हैव टू सेंड सम केमिकल्स, क्योंकि इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। यहाँ पे गैप नहीं होता, तो ऐसा लगता है ना कि सिग्नल दो न्यूरॉन्स में ना जाके एक ही न्यूरॉन में कंटिन्यूसली जा रहा है, ये डिफरेंस। यहाँ पे गैप होगा, साइनेप्टिक लेफ्ट होगा, यहाँ पे साइनेप्टिक लेफ्ट नहीं होगा। नो डाउट कि इसमें स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन हमारी बॉडी में सबसे रेयर यही मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इतनी स्पीड में तुम लगा दोगे एनर्जी, तो बाकी काम के लिए एनर्जी कैसे बचेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारी बॉडी में कम मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात हमें क्या लिखनी है, इट इज मोस्ट कॉमन एंड इट इज रेयर, ठीक है। यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट, hence it seems as if signal is being transmitted inside, यानी inside नहीं, along a single न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लगता है। दूसरी बात, इन्वॉल्व्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब यहीं पे उस बात को मैं खत्म कर देती हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर वाली बात को, जस्ट वेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है बच्चों, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, ठीक है। एक्साइटेटरी क्या है, आगे जाके सिग्नल को ट्रांसमिट करवाएंगे, और इनहिबिटरी वाले आगे वाले न्यूरॉन में सिग्नल पास ऑन नहीं करवाएंगे। प्रैक्टिकली लेवल पे अगर सोचे तो इनहिबिटरी आर गोइंग टू कॉज द डीपोलराइजेशन ऑफ अपकमिंग न्यूरॉन एंड inhibitory are going to cause the hyperpolarization of upcoming neuron. It is very important for drugs वाला चैप्टर जो तुम 12th में पढ़ोगे ना, वहाँ पे भी कुछ वर्किंग मैकेनिज्म इस पर बेस्ड है। तो सिंपल सी बात है, मान लो कि तुम्हें बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, यानी कि तुम्हारा दर्द का सिग्नल आगे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है, तो तुमने जो दवाई खाई है वो क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, आगे वाले जो न्यूरॉन है वहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन कर सकती है, ताकि सिग्नल दर्द का आगे जाए ही ना, तो तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो बेसिकली जहाँ पे भी तुम्हें सिग्नल को रोकना है वहाँ हाइपरपोलराइजेशन करा दो, जहाँ पे तुम्हें सिग्नल को बढ़ाना है वहाँ डीपोलराइजेशन करा दो। कैसे कर सकते हैं, नेचुरली कैसे होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से, और आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हो, ड्रग्स के इंटेक्स, मतलब ड्रग्स मतलब वही नहीं चरस गांजा मेरे को प्यारा, वो नहीं, ड्रग्स मतलब कोई भी मेडिसिन वगैरह, ठीक है। तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स का एग्जाम्पल है बच्चों ACH। ACH की फुल फॉर्म एसिटाइल choline, but it is inhibitory in case of hurt. हर्ट के केस में ये इनहिबिटरी है, अदरवाइज इट इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इधर क्या एग्जाम्पल है, गाबा। गाबा की फुल फॉर्म गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना। अब हम जो भी कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो हम केवल केमिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो हियर कम्स योर केमिकल साइनेप्स। देखो
साइनेप्स के इधर भी न्यूरॉन है, साइनेप्स के नीचे भी न्यूरॉन है। साइनेप्स से ऊपर वाले न्यूरॉन का नाम होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन का नाम होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो हम बस उसके एंड पॉइंट्स को बना के दिखाते हैं तुम्हें। ये ऐसे एंड दिस इज, ठीक है। तो ये क्या है हमारी प्री synaptic neuron and this is post synaptic neuron। साइनेप्स से पहले वाली न्यूरॉन क्या हो जाएगी? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और साइनेप्स के बाद वाली न्यूरॉन क्या हो जाएगी? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा बच्चों, दिस गैप इज कॉल्ड एज क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर हुई बात? ठीक है, गैप है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये रीजन क्या है वैसे? साइनेप्टिक नोब। अब इस साइनेप्टिक नोब के पास साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगी, ये भी साइनेप्टिक वेसिकल्स है जो एक्सोसाइटोसिस कर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर चैनल्स होते हैं, दीज आर कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स की वजह से क्या होता है? बाहर से अंदर कैल्शियम आती है, ठीक है, और ये कैल्शियम बाइंड कर जाती है साइनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर, और बाइंड करने के बाद ये प्रमोट कराती है इनका एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैल्शियम इनफ्लक्स, उसके बाद बाइंडिंग विद synaptic vesicles followed by exocytosis। ठीक है, समझ में आया? किसकी? साइनेप्टिक वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। अब इससे होगा क्या? होगा क्या पहले तो समझो। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे ये रिसेप्टर्स है, यहाँ से ना बच्चों लेबलिंग के लिए भी आ जाता है, तो यू मस्ट बी पेक्यूलियर क्या कर रहे हो। ठीक है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स आए और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे बाइंड भी कर जाएंगे। ठीक, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो रिलीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सोसाइटोसिस, दे विल बाइंड विद देयर रिसेप्टर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बन के तैयार हुआ है, ये क्या है? हार्मोन। हार्मोन कहाँ से आ गया? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस बाइंडिंग की वजह से बच्चों आप फोकस रखना, फोकस फोकस, यहाँ पर और चैनल्स होते हैं आजू बाजू में। अल्टीमेटली अगर तुम्हें सिग्नल आगे पहुंचाना है तो तुम्हें अगले वाले न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन कराना है। तो ये जो चैनल्स है ये सोडियम चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग की वजह से ये जो सोडियम चैनल्स हैं वो हो जाएंगे ओपन। ठीक है, और अगर सोडियम चैनल्स ओपन हो गए तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और डीपोलराइजेशन आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ओपनिंग हो जाएगी एंड दिस ओपनिंग विल कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट synaptic neuron, which means your signal has been transmitted। आया समझ में? हाँ, बेहतरीन, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजर्स, यानी कि हमने न्यूरॉन्स वाला पोर्शन कवर अप कर लिया है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वाला जो टॉपिक है दैट हैज बीन डिलीटेड। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड नहीं करना, रिफ्लेक्स सेक्शन वगैरह हमें नहीं करना, इसके अलावा हमें वो भी नहीं करना तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स। सो फॉर दिस चैप्टर यू कैन फॉलो अप योर न्यू एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, फटाफट से क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बताओ मुझे किस ऑर्गेनिज्म में या किस फाइलम में सबसे पहली बार नर्वस टिश्यू के नाम पे कोई चीज़ आई थी? नर्वस सिस्टम के नाम पे कोई टिश्यू आया था। विच फाइलम? इन विच फाइलम? एनसीईआरटी में तो खैर उस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर नाम दिया हुआ है, बट तुम मुझे फाइलम बता दो, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर बायो वाली मैम।
अब देखो हम आ गए आगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पर होता है एक खोपड़ा, खोपड़ी। दिस इज योर स्कल, ठीक है, स्कल है, और स्कल को ही हम बोल देते हैं क्रेनियम, ठीक है। इसके अंदर ये क्या बनाया हमने, स्कल, स्कल के अंदर हमने बनाया ब्रेन, और ब्रेन से नीचे निकलने वाला ये जो एक्सटेंशन है दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। इतनी बात समझ में आ गई। मेनिंजेस क्या होती है बच्चों, मेनिंजेस प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो तुम्हारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है। वैसे तो हमारे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को सराउंड करने के लिए एक बोनी स्केलेटन भी है, जैसे ब्रेन को सराउंड करता है स्कल और हमारी नर्व कॉर्ड को सराउंड करती है वर्टिब्रल कॉलम, तो वो तो है, लेकिन उसको भी हटा दोगे तो कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम नाम देते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे और स्ट्रक्चर बना दिया जाए। थोड़ा फील आएगा तो वह फील आएगा। आ रहा है क्या, ठीक है, चलो बढ़िया। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, जो मैं बोलती जा रही हूँ। सबसे पहले ये जो ब्रेन है इसको सराउंड करती है एक वास्कुलर लेयर, इस ब्रेन को सराउंड करती है एक वास्कुलर लेयर, और ये लेयर मैं पहले बता रही हूँ ये सब है ना स्पाइनल कॉर्ड तक भी चलती है, ऐसे, ठीक है। इस लेयर को नाम देते हैं हम क्रेनियल मेनिंजेस, वो नाम मैं बाद में लिख दूंगी। इसके बाद एक और लेयर होती है इससे थोड़ा सा दूर, ऐसे नीचे भी जाएगी, ठीक है। एक और लेयर होती है थर्ड लेयर, इससे भी बाहर, ऐसे, ये 3 लेयर्स है, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसका नाम है पिया मैटर। मैटर यहाँ पे वो नहीं है एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैव अ मास इज अ मैटर, वो नहीं है ये। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है हमारी अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारी जो मैटर आती है दैट इज योर डूरा मैटर, और उसके बाद के मैटर से मैं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैटर सॉल्व हो चुका है। तो ये हम चल रहे हैं कहाँ से, इन आउट, ये ऑर्डर है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है कि कैसे याद रखें। तो देखो पिया, पिया को तो पास ही रखोगे तो पिया मैटर पास, और डूरा मैटर दूर दूर, पहले नाम में छुपा हुआ है दूर दूर, और पिया को दूर करने की रीजन क्या है, अब्बा जान, तो अब्बा जान आ गए बीच में, यानी कि अरेक्नॉइड मैटर। सो पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, डूरा मैटर, ठीक है। अब इनके बीच बीच में तुम्हें स्पेस भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है, इन स्पेस का भी नाम हो जाता है, इस नाम को क्या बोलते हैं वो भी लिख लेते हैं। ये जो स्पेस है इसे कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस, और ये कहा जाता है सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। ओह शिट, ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। जब तक ये मेनिंजेस हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगी, ब्रेन में, तब तक इनका नाम अलग होगा, उसके बाद इनका नाम अलग होगा। कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करती हूँ,
ठीक है, हाँ, जब तक ये ब्रेन में प्रेजेंट है तब तक इनका नाम कुछ और होगा, उसके बाद इनका नाम कुछ और होगा। क्या होगा वो नाम, लिखो। ब्रेन के ऊपर इनको कहा जाता है क्रेनियल मेनिंजेस, और अगर ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ गई तो इनका नाम हो जाता है स्पाइनल मेनिंजेस। ठीक है, बाकी ऑर्डर वगैरह सब कुछ इनका सेम रहेगा, क्रेनियल मेनिंजेस एंड स्पाइनल मेनिंजेस। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। ये जो स्पेस है ना बच्चों, इन स्पेस में, सब अरेक्नॉइड स्पेस में एक फ्लूइड मूव करता है जिसका नाम होता है CSF। ठीक है, कंटेन्स CSF। ये कहाँ से चल रहा है, नेक्स्ट पार्ट लिख देती हूँ। CSF फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, कहाँ मूव कर रहा है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में। सब अरेक्नॉइड स्पेस में मूव कर रहा है। इसके अलावा इसका काम क्या है, इसका काम है शॉक एब्जॉर्प्शन, सपोर्ट देना और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कराना। सो काम क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ठीक है, क्या है ये, CSF। चलो, इसका हो गया। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। तो ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं बच्चों, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, तुम लोगों को पता होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। सो वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बहुत से लोग इसे हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, बट मैंने इसको हमेशा से बचपन से हाइंड ब्रेन बोला है। ठीक है, सो इट इज 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब ये जो 4 ब्रेन है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं वो समझना। इट कंटेन्स olfactory lobes followed by cerebrum followed by diencephalon. Encephalon is a common term for your brain. ठीक है, diencephalon including epithalamus, thalamus, hypothalamus। ठीक है, मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें आती हैं। मिड ब्रेन कंटेन्स corpora quadrigemina। इसके अलावा इट कंटेन्स cerebral peduncle। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। इट कंटेन्स 2 superior colliculi and 2 inferior colliculi। ठीक है, 2 और 2 4 मिलके हो जाते हैं, इसलिए इसको क्वाड्रिजेमिना बोला गया है। क्वाड मीन्स 4। एंड हाइंड ब्रेन के पार्ट्स तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, क्या होते हैं इसके पार्ट्स। इट इंक्लूड्स सेरिब्रम का छोटा भाई सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन जिनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है 1 by 1। चलो, सबसे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ब्रेन का। आई एम गोइंग टू मेक अ रफ फिगर।
थोड़ा सा ज्यादती होगी इसके साथ। थोड़ा रफ स्ट्रक्चर है ब्रेन का बट हमारे लिए चलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ कन्वर्जन्स बना देते हैं। ये क्या है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, चलेगा। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना बातों को। ये जो पूरा पोर्शन तुम्हें दिख रहा है ना बच्चों, ये जो पूरा पोर्शन है, दिस पार्ट इज योर सेरेब्रम। और सेरेब्रम को भी हमने मल्टीपल पार्ट्स में बांटा हुआ है। जैसे आगे वाला पोर्शन इज फोरबिन, वो मैं आगे बता दूंगी, इसकी मैं एक कॉपी बना लेती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। तो ऊपर ऊपर की बातें ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है कि अखरोट जैसा। वो इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स इसके अंदर अकोमोडेट हो सके। दिस पार्ट इज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद इसका ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है बच्चों एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के नीचे थैलेमस, एंड थैलेमस के भी नीचे वी हैव हाइपोथैलेमस। ऐसे ही नाम है, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद दिस पोर्शन इज योर सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद ये वाला जो पोर्शन है आगे वाला, दिस इज योर पोन्स। पोन्स के नीचे वी हैव मेड्यूला। आया समझ में? ये रफ अंडरस्टैंडिंग है हमारे ब्रेन के डायग्राम की। थोड़ा नीचे आओ, बस, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे फोर ब्रेन के बारे में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में जो सबसे पहला पार्ट है वो हम बात करेंगे सेरिब्रम की। पहले सेरिब्रम के बारे में लिख लेती हूँ। फर्स्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन और इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऐसा समझो, देखो हमारे जो ब्रेन है, जैसे बच्चे बीच में मांग निकालते हैं ना, वो मांग भी इसी बात की डाइवर्सिफिकेशन है कि यहाँ पे ना दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इनको बीच में से जोड़ने का काम करता है कॉर्पस कैलोसम। जैसे मैं अपने अब किसी के भी अपने क्यों किसी भी ब्रेन को दिखाऊं तो वी हैव एक ये पार्ट जिसको हम लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बोलते हैं ज़्यादातर, वो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है ऐसे। और इसके बीच में प्रेजेंट है ये कॉर्पस कैलोसम जो भी तुमने पीछे देखा था, ठीक है। सो दीज आर राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और दोनों ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बीच में से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। एक बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि कॉर्पस कैलोसम क्या है, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहती हूँ जो मैंने पीछे विस्टर्न नर्वस सिस्टम में भी तुमसे पूछे थे। देखो ध्यान से समझना कुछ बेसिक टर्म्स। नोट, तुम्हारे सामने एक टर्म आएगा न्यूक्लियस, तुम्हारे सामने एक टर्म आएगा गैंग्लियन, एक टर्म आएगा फाइबर्स, एक टर्म आएगा नर्व, एक टर्म आएगा ट्रैक्ट, ठीक है।
अब इन टर्म्स के मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन CNS, ठीक है। दिस इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन CNS। तो गैंग्लियन क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन PNS, ठीक है। सेल बॉडी का कनेक्शन CNS में न्यूक्लियस कहलाता है, और सेल बॉडी का कलेक्शन PNS में गैंग्लियन कहलाता है। देन वी हैव फाइबर्स। फाइबर्स कुछ नहीं है, एक्सोन्स या फिर डेंड्राइट्स होती है। नर्व क्या होती है, नर्व इज कलेक्शन ऑफ फाइबर्स इन PNS and tract is collection of fibers in CNS। आया, ठीक है। तो ये टर्म जब भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें फर्स्ट जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। तो कॉर्पस कैलोसम बच्चों क्या होता है, दिस इज अ ट्रैक्ट। ट्रैक्ट होता है यानी कि फाइबर्स होते हैं जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करके रख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेरिब्रम है इसके रीजन्स हैं, जैसे ये आगे वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। इसके बाद ये पीछे वाला पूरा पोर्शन, देन वी हैव, इसको मैं दो पार्ट में बांट देती हूँ। हाँ जी, देखो जैसे हमारे स्कल में पार्ट नहीं होता कि फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ऐसे होता है ना। नहीं आता तो कोई बात नहीं, लोकोमोशन चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी। उसी हिसाब से ब्रेन का जो पार्ट जिस बोन के अंदर आ रहा है उसको अलग अलग नाम से हमने नाम दे दिया है। जैसे दिस लोब इज फ्रंटल लोब, फ्रंटल, अब इसे बोन नहीं कहेंगे, इसे लोब कहेंगे, फ्रंटल लोब। बोलो, इतना थोड़ा सा भी अगर टच कर जाए कपड़ा तो ऐसे करता है, ठीक है। दिस लोब इज पैराइटल लोब, दिस लोब इज टेम्पोरल लोब, then this lobe is occipital lobe, ठीक है। समझ में आया, ये वाली बात है। अब हर लोब का थोड़ा थोड़ा अपना अपना फंक्शन है, एक बार उन फंक्शंस को हम समझ लेते हैं। ये जो फ्रंटल लोब है बच्चों, हाँ, ये जो फ्रंटल लोब है ये कंट्रोल करती है हमारी पर्सनैलिटी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम है फ्रंटल लोब का। पैराइटल लोब का काम क्या होता है, ये जो भी सिग्नल हम सराउंडिंग से रिसीव कर रहे हो उसको इंटरप्रेट करता है। इवन तुम जो क्लॉक देख रहे हो, क्लॉक को एनालाइज करने में या मैप रीडिंग में, या फिर तुम तैयार होकर ऐसे मिरर के सामने देखते हो ना, तो उस टाइम पे जो तुम्हारे जो भी थॉट्स आ रहे हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पैराइटल लोब, ठीक है। तो पैराइटल लोब का काम क्या हो जाएगा, मैप रीडिंग, क्लॉक एनालिसिस, ड्रेसिंग, एटसेट्रा, ठीक है। ऑसिपिटल लोब, देखो आंखें हमारी आगे हैं लेकिन इसके बटन पीछे हैं, ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब का काम क्या हो जाता है, विजन, विजन, ठीक है।
पीछे। और टेम्पोरल लोब क्योंकि कान के पास है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका फंक्शन इज ऑडिटरी, यानी कि सुनने में, सूंघने में नहीं, सूंघने में, ठीक है। तो ये पार्ट्स है। तो जो सेरेब्रम है पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर सब सेरेब्रम के ही पार्ट्स है, लिख देती हूँ सेरेब्रम, सेरेब्रम के पार्ट्स है सारे के सारे, ठीक है। तो सेरेब्रम का जो फंक्शन है वो होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री फंक्शंस, ठीक। मान लो ये पूरा पोर्शन सेरेब्रम का है, अगर मैं किसी के सेरेब्रम को ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, चलो ऐसे, जैसे तुम केक है, केक को ऐसे काटते हो ना, पीसेस में काटते हो, तो उसमें तुम्हें 2 लेयर दिखती है, एक नीचे वाली ब्रेड और एक ऊपर वाली क्रीम लेयर। तो ऐसे जब हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को काटेंगे तो हमें 2 रीजन्स दिखाई देंगे, एक होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक होगा सेरेब्रल मेड्यूला, ठीक है। तो अब हम वही देख लेते हैं। This is cerebral cortex and this is cerebral medulla, ठीक है। सेरेब्रल मेडुला एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ना तो सेल बॉडी बहुत ज़्यादा एग्रीगेटेड रहती है और सेरेब्रल मेडुला में थोड़े से फाइबर्स एग्रीगेटेड रहते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे इस टाइप से। और ये जो फाइबर्स है ये मैरिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेरेब्रल मेडुला को हम बोलते हैं व्हाइट मैटर एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम बोल देते हैं ग्रे मैटर। अब ये तुम्हें याद कैसे होगा, देखो ऐसे समझो, मैलिन शीथ इज जस्ट लाइक अ फेयर लवली, अगर लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, व्हाइट हो जाओगे, जैसे फेयर लवली एकदम व्हाइट कर देती है ना, उस सेंस में। तो व्हाइट मैटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्रीम लगाई हुई है विच इज मैलिन शीथ, तो यानी कि यहाँ पे मैलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगी, मैलिनेटेड, ठीक है। और ये ग्रे मैटर है बिकॉज इट इज अनमाइलिनेटेड। बात आई समझ में, मैलिनेटेड कौन सा हो जाएगा, व्हाइट मैटर जो अंदर वाला है, अनमैलिनेटेड हो जाएगा बाहर वाला कॉर्टेक्स विच इज ग्रे मैटर। अब हटाओ इसे, अब ये तो हमें फोकस करना है इस एरियाज पे, ये वाला जो एरिया है, देखो ये कॉर्टेक्स के नीचे वाला एरिया है जो मेडुला के ऊपर है, इसको हम सब कॉर्टिकल स्पेस बोलेंगे। दिस इज सब कॉर्टिकल एरिया, दिस इज सब कॉर्टिकल एरिया। ये जो सब कॉर्टिकल एरिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट कंटेन्स एन एसोसिएशन एरिया, इसके अंदर एसोसिएशन एरिया होता है जिसके 3 फंक्शंस हैं जो तुम्हारे नीट पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों के तीनों फंक्शंस, मेमोरी, इंटर सेंसरी एसोसिएशन and communication. Memory, intersensory association and communication, these are the 3 functions of association areas. आया समझ में? तो ये तुम्हें पूरा रट जाना चाहिए कि क्या फंक्शन है, कहाँ पे वो एरिया प्रेजेंट है वगैरह, ठीक है। तो 3 functions should be memorized. इसके अलावा ये हमारा सेरेब्रम हो गया। सेरेब्रम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब का तो सिंपल काम है ऑल्फैक्शन, स्मेल करने में,
सूंघने में काम आते हैं। तुम्हारे जो नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, दिस इज कनेक्टेड टू योर ऑल्फैक्टरी लोब, तो ऑल्फैक्शन का काम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट इज एपिथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम समझो, अभी हमने बनाया था कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम के ऊपर यहाँ पे आ रहा था ब्रेन का पार्ट और ऐसे नीचे भी जा रहा था, और यहीं से आ रही होगी हमारी पिया मैटर। तो यहाँ पे पिया मैटर फ्यूज करके एपिथेलियम के साथ फ्यूज करके एक रीजन बनाती है विच इज कॉल्ड एज एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। कैसे बनता है? बाय फ्यूजन ऑफ एपिथैलेमस एंड पिया मैटर। और ये जो फ्यूजन है बच्चों, ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ CSF, फॉर्मेशन ऑफ CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कराता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। अदरवाइज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एपिथैलेमस इज नॉन नर्वस रूफ ऑफ डाइएन्सिफेलॉन। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है ये एनसीईआरटी में, नॉन नर्वस रूफ, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन क्या है? CSF का फॉर्मेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज द थैलेमस। थैलेमस को हम प्यार से रिले सेंटर भी बोलते हैं, रिले सेंटर क्यों बोलते हैं? देखो, जैसे हम जब छोटे बच्चे थे, हम स्कूल में नहीं जाते थे ऐसे रोते रोते, मम्मी की याद आ रही है, और गले में ऐसे वाटर बॉटल होती थी और पीछे बैग टांगते थे। हमें क्लास ही नहीं मिलती थी, तो एक मैम आती थी, है ना, बताओ बच्चों क्या हुआ, कौन सी क्लास है, फिर डायरी निकालती थी, फिर देखती थी, अच्छा ये इस क्लास का है, तो उस क्लास में भेज देती थी। ऐसे थैलेमस का काम है। थैलेमस वही टीचर की तरह है, जैसे कोई भी सिग्नल आया ब्रेन में, अब उस सिग्नल को नहीं पता कि मुझे किस क्लास में जाना है, मुझे किस सेंटर के पास जाना है, क्या करना है ताकि मैं अफेक्टिव सिग्नल रिस्पॉन्स कर सकूं। तो थैलेमस क्या होता है, उसको अपने अपने डिपार्टमेंट में भेज देता है, अपने अपनी क्लास में भेज देता है। तो रिले सेंटर का काम है, ये कंट्रोल करता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग को। जो भी सेंसरी सिग्नल आ रहा है वो अफेक्टिव मोटर सिग्नल की फॉर्म में आए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है इट नीड्स टू बी सेंट टू स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो थैलेमस का फंक्शन क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है थैलेमस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिले सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे का पोर्शन। हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तुम्हें नर्वस सिस्टम में भी पढ़ना है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स का एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। इसका आधा पोर्शन नर्वस सिस्टम्स को के फंक्शन को संभालता है और आधा पोर्शन इसका हार्मोनल फंक्शंस को भी संभालता है, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं और ये कंट्रोल करता है हमारी होम्योस्टेसिस, मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी का इंटरनल इक्विलिब्रियम। और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आती हैं, विच इज़ थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर का रेगुलेशन, एंड द सेकेंड थिंग इज ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि ऑस्मोलैरिटी का रेगुलेशन, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद एक और पार्ट बचता है जो एनसीईआरटी में बस लाइंस में लिखा हुआ है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन बोल सकते हैं।
कुछ बच्चे होंगे जो के ड्रामास के बहुत फ़ैन होंगे, है ना। के ड्रामास की ज़्यादातर कहानी में बस ये होता है कि जो मेन हीरो होता है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, जिसे एमनेशिया बोलते हैं। तो 2-3 महीने की मेमोरी लॉस हो जाती है, फिर कुछ होता है, फिर वापस आ जाती है, इस टाइप का चलता रहता है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो हमारी मेमोरीज को, प्लेजर को, रेज को, एग्रेशन को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम में हमारा हाइपोथैलेमस, कुछ पार्ट ऑफ थैलेमस और 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला। तो क्या क्या आता है लिम्बिक सिस्टम में? इट इंक्लूड्स hypothalamus, some parts of thalamus, hippocampus, समुद्री घोड़ा, and amygdala। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। हिप्पोकैम्पस इज फॉर शॉर्ट टर्म memory and amygdala is for long term memory। और जब तुम किसी चीज का बार बार रिपीटेशन करोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कोई लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस पूछे तो लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? इट हेल्प्स इन मूड, मोटिवेशन, प्लेजर, रेज, लिबिडो विच इज द सेक्सुअल डिजायर, इसके अलावा मेमोरी एटसेट्रा। ये सारी के सारी जो फीलिंग्स है इनको संभालने का काम करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। आया बात समझ में? मतलब आई बात समझ में? तो ये लिम्बिक सिस्टम है और इसके साथ हमारा फोर ब्रेन खत्म। फोर ब्रेन के बाद हमारी नेक्स्ट पारी आती है किसकी? मिड ब्रेन की। ठीक है, तो फोर ब्रेन समझ में आ गया आई होप। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। दिस वाज आवर लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द मिड ब्रेन और ये है हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम। तो मिड ब्रेन की अभी हमने पढ़ा था कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सेरेब्रल, पेडंकल, देन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक और पार्ट है जो एनसीईआरटी में केवल डायग्राम में मेंशन्ड है, दैट नीड्स टू बी फोकस्ड एंड दिस इज द सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये पूरी एक डक्ट जा रही है। इस डक्ट का काम क्या होता है बच्चों? ये कनेक्ट करती है फोर ब्रेन में प्रेजेंट वेंट्रिकल्स को हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ब्रेन के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसमें सीएसएफ फ्लूइड मूव करता है। तो उन वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करने का काम कौन करती है? सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में बच्चों 4 स्वेलिंग्स होती हैं, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। इनके फंक्शंस भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैव 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं बच्चों, these helps in किसमें? विजुअल रिफ्लेक्स। ये विजुअल रिफ्लेक्स में काम आता है। और ये जो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है ये काम आते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स में, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो विजुअल रिफ्लेक्स में क्या होता है? अचानक से मान लो तुमने किसी को देखा, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई जा रहा है, तुमने एकदम से देखा और फिर कंसंट्रेट करने के लिए दोबारा उसको देखते हो अचानक से, तो दैट इज विजुअल रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स में मान लो तुम्हारे पीछे से आके किसी ने ऐसे कर दिया, भाऊ तुम्हें डरा दिया, तो वो अचानक से जो तुमने सुनी आवाज दैट इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स। जैसे तुम पढ़ रहे हो और एकदम से आते हैं तो तुम्हारी टेबल पर कोई जोर से हाथ रखे, तो जो तुम एकदम डरोगे दैट इज बिकॉज ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई हेल्प्स इन विजुअल रिफ्लेक्स। विजन, नॉर्मल विजन में ऑसिपिटल लोब काम करती है, लेकिन विजुअल रिफ्लेक्स अगर हुआ तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ऐसे नॉर्मल ऑडिटरी फंक्शन किसका होता है? टेम्पोरल लोब, लेकिन अगर ऑडिटरी रिफ्लेक्स हुआ तो दैट इज डन बाय इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और है। व्हाट आर दीज पार्ट्स? सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल का काम होता है फोर ब्रेन को मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करके रखने का। ठीक है, इसमें कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं जो इस काम को परफॉर्म करवाते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ कंटेन ट्रैक्ट्स
that helps to connect midbrain with forebrain. ठीक है, समझ में आया? और ये जो एक्विडक्ट थी, इस एक्विडक्ट का मैं यहीं पे फंक्शन बता देती हूँ. इट हेल्प्स टू कनेक्ट वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स क्या थे? एम्प्टी स्पेसेस जिसमें CSF मूव करता है. वेंट्रिकल्स ऑफ forebrain with that of hindbrain. एक तरीके से cerebral aqueduct itself is a ventricle, क्योंकि इसमें भी CSF ट्रैवल करके जाता है. ठीक है, सो हमारा मिड ब्रेन कंप्लीट. मिड ब्रेन के बाद नेक्स्ट पोर्शन इज द हाइंड ब्रेन. लास्ट पोर्शन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, सेरिबेलम, देन वी हैव पोन्स फेरुलाई एंड देन वी हैड मेड्यूला. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेरिबेलम से. सेरिबेलम इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये सेरिबेलम है. और जैसे सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर होते थे, वैसे सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर. ठीक है, इसमें भी वही ग्रे मैटर वाइट मैटर वाला कंसेप्ट चलता है. बस अब डिफरेंस क्या है, देखने में बिल्कुल हूबहू सेरिब्रम की शक्ल है, 2 कॉपी डिट्टो है, तो इसे लिटिल सेरिब्रम भी कहा जाता है. और सेरिब्रम के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिबेलम. ठीक है, ये सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करता है. जैसे कि मान लो ऐसा हो कि तुमने एक तरफ से तुमने ऐसे डांस को सीखा कि मुझे ऐसे तन दिन तक दिन जो भी करते हैं वैसे स्टेप करने हैं, और एकदम तुम डीजे चलाओ कुछ भी नाचने लग रहे हो, ऐसे रेंडमली कुछ भी नाच रहे हो. तो जो तुमने सीख के डांस किया है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिब्रम, वॉलंटरी एक्शंस. और बिना सोचे समझे तुम कुछ भी हाथ पैर मारो, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम. अब इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ये क्या करता है, जैसे मान लो मेरे को चलना है, मैंने चलना है नहीं चलना है, इस चीज़ में मैंने डिसीजन लिया होगा, तो डिसीजन टू वॉक इज टेकन बाय सेरिब्रम, वो सेरिब्रम संभालता है. लेकिन एक बार मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, तो जो मेरा पूरा पेस है, स्पीड है, या फिर 2 लेग्स के बीच में कितना मुझे गैप रखना है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम. तो सेरिबेलम के बारे में हमने क्या क्या बातें सीखी? सबसे पहली बात, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. इसे और क्या कहा जाता है? लिटिल सेरिब्रम. नेक्स्ट थिंग, लिटिल सेरिब्रम होता है. दूसरा, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ बॉडी. इनवॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल करता है. दूसरा, मेंटेन्स posture and body equilibrium. जैसे तुमने देखा होगा हम लोग चलते चलते हमारे ऐसे हाथ अपने आप ही हिलते हैं, अपने आप ही. ये हाथों को तो मूव ही नहीं कर रहे, लेकिन वो हाथ अपने आप मूव कर रहे हैं, तो मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम एंड दैट इज बीइंग डन बाय द सेरिबेलम. समझ में आया? सेरिबेलम के बाद, सेरिबेलम के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों, दैट इज योर बोन्स. पोन्स में भी कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारे हाइंड ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को बाइंड करके रखते हैं, आपस में अटैच करके रखते हैं. इसके अलावा हमारे पोन्स में एक सेंटर होता है जिसका नाम तुमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना? उस सेंटर का नाम क्या है? कंटेन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मेड्यूला की. बस चैप्टर इज अबाउट टू गेट फिनिश्ड. सीट बेल्ट बांध लो. मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, व्हाट आई वांटेड टू से एक्चुअली. ठीक है, अब मेडुला क्या है? जब बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं, कुछ वॉमिट कंट्रोल करता है, कार्डियक वास्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सेंटर है. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो जो सेंटर्स हैं मैं उनके नाम तुम्हारे सामने लिख रही हूँ. ठीक है, कंटेन्स, क्या क्या होता है इसके पास? 1 2 3 4, हमें एटलीस्ट 4 नाम याद होने चाहिए. गैस्ट्रिक सेंटर, ये नाम मेंशन था डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन वो डिलीट हो चुका है. वॉमिट सेंटर, कार्डियो
वस्कुलर सेंटर, जिसको हम वो भी बोलते हैं कार्डिक एक्सेलरेटरी सेंटर। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, मेडुला। बाकी पूरा हाइंड ब्रेन डेडिकेटेड है अपनी इनवॉलंटरी फंक्शन से। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक लाइन है और उस लाइन की हेडिंग है ब्रेन स्टेम, ठीक है। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? अब देखो, हमारा जो ब्रेन है इसके बाद जो एक्सटेंशन है दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ओवरलैप कर जाते हैं, कॉमन होते हैं, उन पार्ट्स को हम मिला के बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम इज द बेसिकली क्या कह सकते हैं, इट इज़ एन एरिया विच इज कॉमन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन की एक्सटेंशन होती है जो स्पाइनल कॉर्ड में आ जाती है। तो उसमें क्या क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इट इज द लोअर पार्ट of brain shared by spinal cord या फिर nerve cord, ठीक है। और इसमें क्या क्या नाम आते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन, कुछ पार्ट आता है मिड ब्रेन का, उसके अलावा बोन्स, और उसके बाद आता है मेडुला, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि मिड ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो तुम्हें 3 पार्ट्स के नाम लेने हैं, मिड ब्रेन के कुछ पार्ट्स, बोन्स एंड मेडुला, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है। हमने अपने चैप्टर में वो पार्ट्स नहीं किए जो डिलीटेड है, ठीक है। अपने इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो नहीं आने वाला नीट में, दैट इज बीन डिलीटेड। स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट, सेंस ऑर्गन, ये सब नहीं करना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा जो एक पेज था अपने ब्रेन की फंक्शनिंग का, दैट आई हैव टोल्ड यू बाय द डायग्रामेटिकल फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद है तुम्हें चैप्टर समझ में आएगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही हम आगे के चैप्टर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।